क्लास में लास्ट में हम लोग शायद सीक्वेंस और प्रोग्रेशन कर रहे थे ना, उसमें क्या हाईलाइट्स वाइलाइट्स देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सही है। अच्छा, कभी भी कोई भी सीक्वेंस में अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं तो जनरली प्रिस्क्राइब रहता है क्या कि आप 2n लें, और अगर ऑड लेना है तो या तो 2n + 1 लें या फिर 2n - 1। तो लिख लेना, इन एनी सीक्वेंस टेक even number of terms is 2n and odd number of terms as क्या 2n + 1। जैसे कोई भी अगर आप सीक्वेंस देखोगे या जो भी है, ठीक है ना, उसका अगर आप लिखना चाहते हो क्या है tn, tn मतलब nth टर्म, ठीक है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं इसके एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, tn = क्या लिख सकते हैं हम, sn - sn - 1। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि sn क्या हो गया, सम टिल n टर्म्स, मतलब t1 t2 t3 टिल tn, और sn - 1 क्या हो गया, सम टिल n - 1 टर्म्स। तो t1 से tn - 1 तक के टर्म्स का अगर सम घटाओगे आप तो एक्चुअली क्या मिलेगा आपको, tn। समझ में आएगा? हाँ, अगर कोई पूछे t1, तो t1 हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, s1। t नहीं समझ, ठीक है। तो t1 किसके बराबर हो जाएगा, s1। और वहां से ऑटोमेटिकली ये कन्वेंशन भी एक समझ में आना चाहिए आपको कि s0 अगर कभी भी लेना होगा, नहीं क्या लेना होगा, s0, तो उसको हम लोगों को किसके बराबर लेना चाहिए, 0। क्योंकि अगर ये वाले फॉर्मूले पे अगर अपन जाए n = 1 रखेंगे तो t1 = क्या हो जाएगा, s1। तो s0 अगर कन्वेंशनली कभी भी लेना है सो दैट कि दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज राइट, तो उसके लिए हम लोग को s0 हमेशा किसके बराबर लेना चाहिए, 0। तो इक्वल for a general sequence tn equals sn minus sn minus 1। ठीक है, फॉर ए जनरल सीक्वेंस tn इक्वल्स कितना, sn minus sn minus 1। सेकेंडली मतलब इसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हो, एपी से रिलेटेड है, कि आपने देखा होगा एपी में कि अगर हम सम निकालें ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, इंग्लिश में हो गया क्या? if we want to, मतलब हम निकाल क्या रहे हैं कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्या, बिगिनिंग एंड एंड, मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। तो लगे बिगिनिंग से पहला टर्म और लास्ट से पहला टर्म, उनका सम 2a + n - 1d, वही तो लिखा था ना, रिवर्स करके जब ऐड किया था। सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म, नहीं समझ रहा है, क्योंकि एक d बढ़ा है और एक d क्या हुआ है, कम हुआ है। फिर ऐसे थर्ड टर्म, उधर से तीसरा टर्म लास्ट से, समझ में आ गया? तो फिर से एक d बढ़ा एक d कम हुआ, तो अल्टीमेटली हर एक जगह देखोगे तो सम कैसा आएगा, कांस्टेंट। और रिवर्स करके ऐड करके भी दिखाया था कि एवरी सम वाज 2a + n - 1d। तो लिखना sum of terms equidistant from beginning and end, sum of terms equidistant from beginning and end, sum of terms equidistant from beginning and end is always constant in an AP. Sum of terms equidistant from beginning and end is always constant in an AP. ठीक है, और एक लास्ट लिख लेना, if ABC are in AP, क्या if ABC are in AP तो क्या लिख सकते हो, 2B equals A + C। अगर ABC AP में है तो B - A कॉमन डिफरेंस होगा और C - B भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, तो 2B = क्या आ जाएगा, A + C। अगर ABC AP में है तो वी कैन राइट 2B = A + C। कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे हम, if A² B² C² are in AP, if A² B² C² are in AP, then prove that
if a square b square c square are in AP, then prove that 1 upon b plus c 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are in AP. दूसरा है a upon b plus c दूसरा है a upon b plus c, b upon c plus a and c upon a plus b are in AP. देखना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में दिया हुआ है नहीं, और अपन को ये पूछ रहा है कि AP में प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस सब केसेस में कभी कभी उल्टा भी काम किया जाता है, मतलब अगर ये AP में दिया हुआ है तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होना चाहिए नहीं, और हम लोग बोलेंगे अगर ये AP में होगा तो यहाँ से इसको उल्टा भी मान सकते हो कि इसको AP में मान लो और AP में मानने के बाद इसको प्रूव कर दो, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, समझ में आ रहा है, और हम लोग को प्रूव करना है कि इसको AP में है, तो हम क्या एज्यूम कर लें कि ये AP में है और ये कंडीशन क्या कर दें प्रूफ, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये AP में होगा तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 अपॉन c प्लस a माइनस 1 अपॉन b प्लस c, समझ में आ रहा है क्या, एंड दैट इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन a प्लस b। ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये AP में, दिस इज इन AP, या फिर इसको एज्यूम कर लो AP में और इसको प्रूव कर लो, या फिर उल्टा बोल देते हैं कि अगर ये AP में है तो ये ट्रू होना चाहिए, और अगर ये ट्रू है तो LCM लोगे तो ये दिख रहा है कि नीचे सिर्फ b प्लस c रहेगा और इधर a प्लस b, ऊपर क्या आएगा b प्लस c माइनस क्या आएगा c प्लस a, मतलब c समझ में आ रहा, कट जाएगा, तो ये कितना आएगा b माइनस a, इधर बोलो c प्लस a माइनस b, तो कितना आएगा c माइनस a। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इधर क्या आएगा b स्क्वायर इधर कितना आएगा b स्क्वायर माइनस क्या आएगा a स्क्वायर, और इधर क्या आएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये ट्रू हो गया, मतलब ये ऑलरेडी ये किस में होगा AP में, क्योंकि देख सकते हो ना कि अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तो अगर ऐसा है तो ये भी ट्रू है, अगर ऐसा है तो ये भी ट्रू है, और अगर ऐसा है तो ये भी ट्रू है, मतलब ये किस में हो जाएगा, ये तीनों टर्म्स AP में। तो एक तो यही तरीका है कि हम लोग उल्टा कर लें कि हम लोग बोले जिसको प्रूफ करना है उसको मान लेते हैं कि AP में है और प्रूफ क्या कर दें जो दिया हुआ है, समझ में आएगा। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक। दूसरा कि अगर हमको इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं नहीं, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इस तरह के फैक्टर्स पे पहुंच जाएं। अब बोलोगे क्या कर सकते हो ऐसा, तो हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म जोड़ रहे हैं। क्या टर्म जोड़ रहा हूं, AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि हम लोग ने लास्ट क्लास में एक हाइलाइट्स का पॉइंट देखा था कि अगर हर एक टर्म को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें बाय ए फिक्स नंबर, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहता है, AB में। तो मैंने क्या किया कि इसमें ऐड किया AB प्लस BC प्लस CA, नहीं, क्योंकि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AB में है तो क्या बोल सकते हैं सेफली कि a स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, देन b स्क्वायर प्लस नहीं, देन b स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA is and c square plus AB plus CA, this must be also in AP। नहीं, ये बोल सकते हैं ना कि AB प्लस BC प्लस CA अगर ऐड करोगे तो ये भी जो बनेगा ये भी किस में आएगा, AP में। किसी को हर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव किया था। इसके दो फैक्टर्स देख लो, इधर से एक a प्लस b आ जाएगा और फिर मेरे ख्याल से c प्लस a आ जाएगा, देख लो पहला, फिर मेरे ख्याल से फिर से एक बार a प्लस b तो दिख ही रहा है, और फिर क्या दिख रहा है b प्लस c, और इधर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक तो दिख रहा है अपन को b प्लस c, और दूसरा क्या दिख जाएगा शायद c प्लस a, देख लो एक बार। और जो भी प्रूविंग करने के लिए दिया है उसमें a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a अगर डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली नॉन जीरो तो होगा ही, वो खुद ही कर रहा है। तो हम अब इसको किससे डिवाइड कर दें, a प्लस b, b प्लस सी और c प्लस a से। तो क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो अगर किसी फिक्स नंबर से डिवाइड भी कर दो
तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगा, एपी में। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में था, तो ये पहला वाला भी एपी में आ गया, और ये तो सेम ही लिखा है। और डिवाइड करने के बाद ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए से ये हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था हम लोग क्या, कि दिस इज इन एपी, तो प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट में आप क्या कर लो कि फिर से मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी प्लस सी से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी प्लस सी से। जैसे ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। और लास्ट वाला ये समझ में आ रहा है क्या? अब इसको अलग अलग कर लेना, तो a अपॉन b प्लस सी प्लस 1, नहीं, अगर ये AP में प्रूव कर दिया तो ये भी AP में होगा, और ये जो अगला वाला लिख रहा हूं ये भी AP में होगा। इसको लिख सकते हो b अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 और c अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। तो अगर ये AP में है तो 1 घटा भी दोगे तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में आएगा, AP में। तो वही प्रूव करना था, तो वो भी हो गया सेकंड पार्ट। तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन राइट एज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, the sum of first 3 terms of an AP is 27. The sum of first 3 terms of an AP is 27 and the sum of their squares is 293. The sum of first 3 terms of an AP is 27 and the sum of their squares is 293. The sum of first 3 terms of an AP is 27 and the sum of their squares is 293. Then find Sn. The sum of first 3 terms of an AP is 27 and the sum of their squares is 293. Then find Sn. Sn मतलब sum of n terms. करते हैं डिस्कस। सम ऑफ 3 टर्म्स क्या दिया हुआ है, तो अगर हम लोग वो तीनों टर्म्स को मान ले रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, तो दिस विल गिव यू 27। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 या 9, क्योंकि 3 अल्फा इज 27, तो ऑब्वियस है अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 9। सम ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, तो 9 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 9 प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं। तो दिस इज 293। तो 9 स्क्वायर मेरे ख्याल से 3 बार आ जाएगा और बीटा स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार, और 18 बीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 9 स्क्वायर हो गया 81 और 81 इंटू 3 फिर से क्या 243, नहीं तो उधर जाएगा कट के तो 50, तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 5, नहीं तो एक बार अल्फा को आपको 9 लेना पड़ेगा और बीटा को 5 और बीटा को एक बार क्या लेना पड़ेगा, -5। तो बहुत सारे लोग तो 9 को ही फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। तो इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अल्फा 9 बीटा 5, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, 4, और दूसरी बार फर्स्ट टर्म कितने के बराबर हो जाएगा, 40। तो n/2 इंटू 2a और d इस केस में कितना है, 5। तो यहाँ से वो आ जाएगा n/2 और 5n और प्लस कितने के बराबर आ जाएगा, 3। तो ये ठीक है आप लोगों को। इस तरीके से n/2 28 और फिर कितना आ जाएगा, -5 इंटू, तो ये भी हो जाएगा 33 -5n, जो बता रहे थे आपको। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसके कारण गड़बड़ हो जाएगा। लिख लिया सबने, बोल रहा हूं नेक्स्ट। द सम ऑफ n टर्म्स, the sum of n terms of 2 APs are in the ratio of the sum of n terms of 2 APs are in the ratio of n plus 1 are in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27 are in the ratio of 7n plus 1 upon 4n plus 27. Then find the ratio of their 11th term.
and the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their 11th term. Find the ratio of their 11th term. तो ये सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ ऑफ 2 APs. तो ऑब्वियस आता है कि सम ऑफ n टर्म्स है तो पहले वाले में भी n/2 आएगा और 2a1 लिख लिया. तो अगर एक AP का हम A1 और D1 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस माने रेस्पेक्टिवली और दूसरे का A2 और D2 माने तो ये हमारे हिसाब से रेशियो होगा और क्वेश्चन के हिसाब से ये तो अभी साथ ये दोनों क्या होंगे इक्वल. तो n/2 तो क्या है ना. और अगर कोई बोल रहा है कि रेशियो अपन किसका निकाल रहे हैं 11th टर्म यानी कि हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है उस पर फोकस कर लेते हैं. A1 प्लस कितना 10D1 और A2 प्लस 10D2. तो बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है. बस हमको देखना है कि यहाँ पे 10D1 कैसे बनेगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको 20 होना पड़ेगा तभी 2 कॉमन होके A1 प्लस 10D1 बनेगा. तो ये 20 बनेगा तभी समझ में आ रहा है ना कि ये वाला रेशियो बनेगा पूरा का पूरा. ये 20 कब होगा जब n की वैल्यू कितनी होगी 21. n की वैल्यू क्या होगी 21. तो इसी रिलेशन में n को 21 रख दिया जाए तो इधर वही बनेगा 2a1 प्लस 20d1 दैट इज a1 प्लस 10d1 और अपॉन a2 प्लस 10d2. तो वो वही आ जाएगा जो ये बता रहा था लेकिन वो भी फाइनली कैंसिल आउट होगा. क्या आया था इसका 48. ये भी तो कटेगा ना शायद. कितना 4/3. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं. The fourth power of the common difference, the fourth power of the common difference of an AP, the fourth power of the common difference, the fourth power of the common difference of an AP with integer entries, the fourth power of the common difference of an AP with the fourth power of the common difference of an AP with integer entries of an AP with integer entries is added to the fourth power of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of the fourth power of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms is added to the product of any 4 consecutive terms is added to the product of any 4 consecutive terms of an AP is added to the product of any 4 consecutive terms of an AP. Then prove that the resulting sum is the square of an integer. अरे रुक जा यार इसका प्रोडक्ट लिख लूँ तो अल्फा स्क्वायर माइनस ठीक है और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 बीटा है तो 16 बीटा की पावर 4. ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5 बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो क्या है इंटीजर के स्क्वायर कैसे प्रूव हो गए. इंटीजर का स्क्वायर कैसे प्रूव हुआ. ये तो अभी समथिंग का स्क्वायर प्रूव हुआ. वो समथिंग अभी इंटीजर कहाँ प्रूव हुआ है. हाँ इंटीजर एंट्रीज लिखा है तो उसका यूज करके बताओ कैसे होगा. इंटीजर एंट्रीज है तो उससे क्या कंक्लूड किया. जाओ वेट करो. किस चीज का स्क्वायर. इंटीजर ही तो प्रूव करना है. तो तुमने बहुत बढ़िया प्रूव कर लिया. फिर तो अगर ये प्रूव कर दिया तब तो बहुत बढ़िया है. तो ये यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ है. इंटीजर एंट्रीज अगर बोल रहे हैं तो एंट्रीज क्या है पहले तो ये देखो. एंट्रीज आर नॉट अल्फा एंड बीटा. एंट्रीज आर नोवेयर अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा और बीटा इंटीजर होगा ये कहीं से नहीं ट्रू है. एंट्रीज क्या है इसकी अल्फा माइनस 3 बीटा.
एंट्रीज क्या है इसकी अल्फा माइनस बीटा, एंट्रीज क्या है इसकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, तो कोई भी एंट्रीज की अल्फा और बीटा तो नहीं आई। तो यानी कि हम लोग को जो इंटीजर दिया हुआ है वो अल्फा बीटा इंटीजर नहीं दिया हुआ है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो सोच लो उसमें क्या है। एंट्रीज क्या है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अगर कोई बोले अल्फा माइनस 5 बीटा इंटीजर होगा, यस। अल्फा प्लस क्योंकि ये भी इसकी एंट्रीज ही होंगी। नहीं समझ में आया? तो ये एंट्रीज दिया हुआ है, समझ में आ गया? अब बोलेगा कि बीटा इंटीजर हो गया सर, ना बीटा कहाँ इंटीजर हुआ। एंट्रीज अगर इंटीजर है तो डिफरेंस इंटीजर होगा, मतलब 2 बीटा इंटीजर होगा। बीटा कैन नॉट बी इंटीजर, नहीं। तो खेल अभी बाकी है और यहाँ बेचारा हार गया कोई नहीं बेटा, वेरी गुड। तो सब्ट्रैक्ट ऐड कर लें, तो -5 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, 50 रुपए की चॉकलेट। तो अल्फा स्क्वायर माइनस क्या आएगा 9 बीटा स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा माइनस 3 बीटा और प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये इंटीजर हो गया क्योंकि अल्फा माइनस 3 बीटा इज गिवन टू बी इंटीजर, अल्फा प्लस 3 बीटा इज आल्सो गिवन टू बी इंटीजर और 2 बीटा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कैसा है इंटीजर, तो उससे भी हो जाएगा। बाकी तुम चाहो तो -5 बीटा स्क्वायर में एक माइनस बीटा स्क्वायर कर लो और -4 बीटा स्क्वायर भी कर लो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर से टर्म्स हो गए, और फिर -2 बीटा का होल स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा इंटीजर। तो इस तरीके से इंटीजर प्रूव होगा ये। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, given a1 a2 a3 till an are in AP, then prove that given a1 a2 a3 till an are in AP, a1 a2 a3 till an are in AP, then prove that then prove that 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon a3 an minus 2 till 1 upon an a1 equals टू अपॉन a1 प्लस an एंड मल्टीप्लाइड टिल कहाँ तक 1 अपॉन a1 से लेके 1 अपॉन an तक। तो सिंपल है, मेरे ख्याल से कुछ खास तो नहीं है। 2 अपॉन a1 प्लस an उधर दिख रहा है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाईलाइट्स में कि अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट टर्म से थर्ड, ठीक है ना, तो उन सब का सम क्या रहेगा कांस्टेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि a1 प्लस an से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर a1 प्लस an से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो पहले में लिख सकता हूँ a1 प्लस an अपॉन a1 an, दूसरे में इच्छा तो a1 प्लस an जैसे बोलोगे लिखने की, लेकिन हम लोग बोले इच्छा तो क्या होगी कि नीचे के हिसाब से लिखें, और a1 प्लस an किसके बराबर होगा a2 प्लस an माइनस 1। ये किस लिए, क्योंकि a1 से an तक किस में है आपका AP में। ये समझ में आया ये क्यों लिखा a1 प्लस an एस a2 प्लस an माइनस 1, ऐसे ही a3 प्लस an माइनस 2 और अपॉन, और जिस तरीके से लिख रहे हैं उस तरीके से कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में an a1 की जगह हम क्या लिखेंगे ऊपर an प्लस a1। देख लो एक बार, सही है सबके लिए। अब ऐसे इसको अलग अलग करोगे आप तो आपको फील आएगा कि एक आगे सीरीज चलेगा एक पीछे से, जैसे ये आएगा 1 अपॉन कितना an प्लस, जब अलग करोगे तो 1 अपॉन an माइनस 1, दिख रहा है ना 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an माइनस 1। फिर इधर देखना, फिर अलग करोगे 1 अपॉन an माइनस 2 और इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा 1 अपॉन a1। देख लो दो सीरीज चली है सेम 1 बाई an 1 बाई an माइनस 1 1 बाई an माइनस 2 से 1 बाई a1 तक, और एक देखोगे तो 1 बाई a1 1 बाई a2 1 बाई a3 से 1 बाई an तक। तो यही चीज कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो 2 बाहर आ जाएगा
और अंदर वही आ जाएगा 1/a1 से लेकर 1/an तक का सम। लिखिए तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन लेकिन इसमें इफ ABC are 3 numbers in AP, if ABC are 3 numbers in AP, then the middle term B, then the middle term B is the arithmetic mean of A and C. तो अगर ABC AP में है तो B क्या होगा, A और C का। वैसे अगर हम n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, पहले चाहो तो वो देख लो। अगर आपके पास n नंबर है x1 से xn, ये नंबर कैसे भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, नॉट नेसेसरली इन AP। मतलब अगर आपके पास n नंबर्स है और n नंबर्स का आप क्या डिफाइन करना चाहते हो, अर्थमेटिक मीन। क्या डिफाइन करना चाहते हो, अर्थमेटिक मीन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पता भी होगा कि सबका सम और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n। तो अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालना चाह रहे हैं मतलब एवरेज, नहीं क्या एवरेज, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, x1 x2 x3 से xn तक का सम और होल अपॉन क्या आएगा n। तो चौथा लिखना अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 x3 till xn is given by arithmetic mean of n numbers x1 x2 x3 till xn is given by x1 plus x2 plus x3 till xn upon n। x1 plus x2 plus x3 till xn upon कितना n, ठीक है अर्थमेटिक। अब इसे अगर कोई बोल रहा है 3 नंबर ABC AP में, नहीं तो B किसके बराबर होगा, अपन ने भी पढ़ा है 2B इक्वल टू कितना है A plus C, तो B एक्चुअली क्या होगा A plus C by 2। तो ये तो क्लियर है ना कि A और C का अगर कोई अर्थमेटिक मीन पूछा, तभी n नंबर्स का हमने अर्थमेटिक मीन देखा। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि A और C का अर्थमेटिक मीन, तो ऑफ कोर्स दैट इज A plus C upon 2, और वो किसके बराबर है B। तो B को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो यानी कि 3 नंबर HP में है तो जो मिडिल, सॉरी 3 नंबर AP में है तो जो मिडिल वाला टर्म होगा वो एक्सट्रीम्स का क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। ऐसे इसमें एक चीज और आता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, मान लो A और B, जैसे ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स A एंड C। B को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स व्हाट A एंड C। तो ऐसे कभी कभी क्या आएगा ना कि दो नंबर दे देगा आपको और इसके पीछे बोलेगा कि 5 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दो या 6 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर लो, या फिर हम ज्यादा अच्छा है कि इसको जनरल ले लेते हैं, n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। समझ में आ गया, तो देखना टू इंसर्ट n arithmetic means between two fixed numbers A and B। To insert n arithmetic means between two fixed numbers क्या A and B। तो जैसे अगर इसमें n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करना है तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन आपने दो नंबर के बीच में इंट्रोड्यूस किया तो ये तीनों नंबर किस में आने चाहिए, AP में। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मान लो A1 A2 A3 till AN are the n arithmetic means between A and B, नहीं अगर मान लो क्या A1 से लेकर AN तक ये n नंबर्स हैं जो अर्थमेटिक मीन बिटवीन क्या है A and B, तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये किस में बनना चाहिए आपका, AP में। तो लिखना लेट A1 A2 A3 till AN, let A1 A2 A3 till AN are n arithmetic means between A and B, let A1 A2 A3 till AN are n arithmetic means between A and B, then small a A1 A2 A3 till AN, then B, then small a A1 A2 A3 till AN, then B must be in AP, must be in AP। ये समझ में आ गया कि दो नंबर्स के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करना है तो उसको हमने अज्यूम कर लिया क्या A1 से लेकर AN तक
और जैसे एक अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने पे वो एपी में आएगा, वैसे ही एन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने पे ये भी क्या आएगा, सीक्वेंस एपी में। तो हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लें। उसके लिए सिंपल है, ए और बी पता है, तो बी इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म ऐसा नहीं कि इस बार एन है, इस बार बी कौन सा है टर्म होगा, एन प्लस टू है, क्योंकि एन तो बीच में पहले ही आ गए, ये एक टर्म और हो गया, तो ये कौन सा टर्म हो गया, एन प्लस टू, तो दैट इज ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन, दैट इज एन प्लस वन डी। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो ए और बी पता है, और अगर आपको बोलता है 5, 10, 15 कितने भी अर्थमेटिक मीन, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एन बी क्या है पता है, यानी कॉमन डिफरेंस इज वो नो। तो अब a1 कोई पूछता है तो दैट इज a प्लस डी, दैट इज a प्लस, तो अगर a2 पूछता है तो ये सारे टर्म्स सब निकल जाएंगे, a प्लस 2 टाइम्स और n कोई पूछता है तो दिस इज a प्लस n टाइम्स b माइनस a इंटू n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आता है कि कभी कभी होता है कि दो नंबर दे देता है आपको और बोलता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू नंबर्स। नहीं, सिंपल दो नंबर दे दिया और पूछा क्या कि इसके बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करें तो उसका सम क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि सम निकालने के लिए उन n अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं, उसकी जरूरत है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ द n अर्थमेटिक मीन, तो दिस इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अगर a और b के बीच सिंगल अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करना है तो व्हाट इज दैट नंबर, a प्लस b बाई टू। तो व्हाट इज द आंसर, सिंपली n इंटू a प्लस b बाई टू। जैसे अगर कोई पूछे कि a1 से an तक का सम, तो a1 से an तक के सम को निकालने के लिए आई एम सेइंग कि a1 से an तक के नंबर्स निकालने जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो कि अगर ये AP में होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो समझ में आ रहा है कि स्मॉल a प्लस डी है, दिख रहा है a1 क्या है, स्मॉल a प्लस डी, और an क्या है, b माइनस डी, क्योंकि वो b से एक टर्म पहले है ना, तो वो कितना हो गया, b माइनस डी, तो ये दिख रहा है d कट गया, एंड दिस इज n टाइम्स कितना हो गया, a प्लस b बाई टू। ये सुन रहा है कितना आ गया, n टाइम्स a प्लस b बाई टू। व्हाट इज a प्लस b बाई टू, द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो लिख लेना सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, sum of n arithmetic means introduced between a and b, yeah, sum of n arithmetic means is equal to, sum of n arithmetic means is equal to n times, is equal to n times, is equal to n times the single arithmetic mean, is equal to n times the single arithmetic mean between a and b, n times the single arithmetic mean between a and b। लिख लिया तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे, insert 20 arithmetic means, insert 20 arithmetic means between 4 and 67, insert 20 arithmetic means between 4 and 67 आ गया। तो 20 arithmetic mean, फोर एंड 67, तो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा b माइनस ए, 4 एंड क्या 67 है, हाँ, तो 67 माइनस 4 कितना हो गया, b माइनस ए 63, और n प्लस 1 दैट इज 21, तो मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा। तो 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 7, 7 के बाद कौन सा आएगा, 10, 13, और ऐसे करते करते 64 एंड देन, तो ये जो 7, 10, 13 टिल 64 है, यही हो जाएंगे क्या आपके 20 अर्थमेटिक मीन्स। नेक्स्ट इज if p arithmetic means, if p arithmetic means are inserted between 5 and 41,
if P arithmetic means are inserted between 5 and 41 so that the ratio, if P arithmetic means are inserted between 5 and 41 so that the ratio A3 upon AP minus 1, so that the ratio A3 upon AP minus 1 equal to 2 by 5 लिखा हुआ है, A3 upon AP minus 1 is equal to कितना 2 by 5, then find the value of P, then find the value of P. तो 5 और 41 के बीच में हमने P arithmetic मीन इंट्रोड्यूस किया, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 36 upon n plus 1 की जगह क्या आ जाएगा P plus 1, तो A3 क्या हो जाएगा 5 नहीं, 5 के बाद पहला A1 आएगा तो प्लस D ए हुआ A1, A2 प्लस 2D प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा 3, दैट इज 108 अपॉन AP माइनस 1 निकालना है तो शुरू से मत निकाल लो, ज़्यादा बेटर है लास्ट से निकाल लो, क्योंकि AP क्या होगा 41 से D कम और AP1S1 क्या होगा 2D कम, समझ में आएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 41 माइनस 2D मतलब 72 अपॉन P प्लस 1, P प्लस 1 एलसीएम के बाद कट जाएगा एंड दिस इज 5P प्लस 113 लग रहा है नहीं, और नीचे क्या दिख रहा है 41P और प्लस 41 माइनस 72 माइनस, तो इधर हो जाएगा 25P और इधर कितना हो जाएगा 82P क्या, तो 82P माइनस 25P और इधर हो जाएगा आपके पास 565 नहीं, और फिर इधर कितना हो जाएगा आपका 62, तो करके देख लेना ये कितना आ रहा है 627 अपॉन 50, तो ये कितना आ रहा है नहीं, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number sequence A1 A2 3, a number sequence A1 A2 A3 so on, a number sequence A1 A2 A3 and so on is such that a number sequence A1 A2 A3 till an is क्या लिखा हुआ है, a number sequence A1 A2 A3 so on is such that A1 is 0, modulus of A2 is modulus of A1 plus 1, modulus of A3 is modulus of A2 plus 1 and so on. Modulus of A3 is modulus of A2 plus 1 and so on. Then prove that the arithmetic mean, then prove that the arithmetic mean of A1 से AN, then prove that the arithmetic mean of A1 A2 till AN is not less than minus half. Arithmetic mean of A1 A2 A3 till AN is not less than minus half.